अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, ईरान अमेरिका इसराइल जंग आज 18वें रोज़ में दाखिल हो गई। जो जंग आगे बढ़ती चली जा रही है, ट्रंप के डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में इजाफा नज़र आ रहा है। कभी मौसूफ नेटो ममालिक को रिक्वेस्ट करते हैं, कभी धमकियाँ देते हैं, कभी चीन और रशिया से बात करते हैं, दरखास्तें करते हैं और कभी उनको भी धमकियाँ देते हैं और कभी बाकी अपने अलाइज से शिकवे करते हैं और कभी अपनी खुद साख्ता और वन साइडेड फतह का ऐलान कर देते हैं कि मैंने ईरान की नेवी तबाह कर दी, मैंने उनकी फ़ज़ाइया तबाह कर दी, उनके मिसाइल की कैपेसिटी ख़त्म कर दी, उनका एटमी प्रोग्राम मैंने बर्बाद कर दिया। पता नहीं क्या क्या वो कहते रहते हैं सारा दिन। मैं कुछ सख्त लफ्ज़ निकलने लगा था, चलो उसकी वापसी हो गई। अब ईरान की तारीफ़ें शुरू कर दी हैं जी मौसूफ ने। ये किस माइंडसेट पे है, क्या किस कैफियत में है, ईरान कहाँ खड़ा है, इसराइल कहाँ खड़ा है और मौसूफ ट्रंप साहब जो हैं वो किस ज़ेली कैफियत में है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसने क्या खोया क्या पाया, यही हमारा आज मौजू है। इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। मरूफ तजियाकार जनाब डायरेक्टर कैस असलम साहब स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जी। उनकी माशाल्लाह इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। अज़हर सदीक एडवोकेट मरूफ कानूनदान हमें लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे। आरिफ चौधरी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, तो प्रोफेशनली वकील हैं, कानूनदान है, लेकिन वो एक विज़डम के आदमी है और बड़ी खूबसूरत नपी तुली और विज़डम के साथ बड़ी लॉजिकली बात करते हैं। ब्रिगेडियर नादर मीर अगेन मरूफ दफ़ाई तजियाकार, आप सब उनसे वाकिफ़ है। ब्रिगेड साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए जंग की सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं कि ईरान कहाँ खड़ा है, इसराइल कहाँ खड़ा है और अमेरिका कहाँ खड़ा है, आप कैसे सब आप करेंगे? ये वॉर जो है अब थर्ड वीक की तरफ जा रही है और जिस दिन जो शुरू हुई थी मैंने तो पहले दिन कहा था कि हमारी यानी पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि वॉर टर्मिनेट हो, जल्दी से खत्म हो, सीज फायर हो और डिप्लोमेसी में आए, जो भी करें। उसकी वजह है कि पाकिस्तान इज अफेक्टेड। अगर डायरेक्टली पाकिस्तान जंग तो नहीं लड़ रहा ईरान वाली, पाकिस्तान तो अफगानिस्तान की जंग लड़ रहा है, आपने वो भी खबरें सुनी है, और इंडिया के साथ जंग हो सकती है किसी वक्त भी। लेकिन इस जंग से पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है और बल्कि दुनिया अफेक्ट हो रही है। इट्स अ रीजनल वॉर विद ग्लोबल इम्प्लीकेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस। हॉर्मुज़ के बंद होने से ऑयल प्राइसेस, पाकिस्तानी बीइंग इन द गल्फ, अगर वो वहां टोटल वॉर प्रोलॉन्ग हो जाती है, चल पड़ती है लंबी, और लोग वहां से वापस आ जाते हैं, ये जॉब्स खत्म, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, जॉब्स खत्म हो जाती है, तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज और आपकी जो इकोनॉमी है, वैसे भी आपकी अच्छी खासी इकोनॉमी का ताल्लुक गल्फ के साथ है, रिमिटेंसेस के साथ भी, उधर से ऑयल के साथ भी, और उधर से जो आप लोन्स को करते रहते हैं रिसाइकलिंग वगैरह, उसके साथ भी। तो देन पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक इश्यूज काफी सीरियस हो जाएंगे, ऑलरेडी हैं, इट विल बिकम वेरी वेरी एक्यूट। तो एक तो ये है, तो हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि जंग खत्म हो। दूसरी, हमारी तो ईरान से कोई लड़ाई नहीं है, जाहिर है, तो वो नेबर है हमारा, तो हम तो अमन चाहते हैं कि उसकी डिस्ट्रक्शन भी ना हो, ये भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। उसके साथ ही पाकिस्तान का सऊदीया के साथ एग्रीमेंट है डिफेंस का, आपको पता ही है, और पाकिस्तान के बाकी गल्फ स्टेट्स के साथ भी अच्छे रिलेशन है। सो आप ये देखें ना कि इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे आ रहा है इस वॉर का, डायरेक्ट नुकसान अगर ये चलती जाती है। हु विल बी द बिगेस्ट लूजर, पहले ये समझ लेना। ऑब्वियसली गल्फ स्टेट्स विल बी द बिगेस्ट लूजर। ईरान इटसेल्फ इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, बाय द वे, ये लोग नहीं समझते कि नुकसान उसका भी बहुत हो रहा है, इसराइल का भी हो रहा है। हमारा इसराइल से तो कंसर्न नहीं है, लेकिन बाकियों के साथ तो है। तो ये और अमेरिका की रेपुटेशन एज अ ग्लोबल पावर ऑब्वियसली टार्निश हो रही है, क्योंकि वो जो मुडोरा वाला करना था ऑपरेशन जिस तरह का, वो तो हुआ नहीं, मतलब आपको नजर आ रहा है तीसरा हफ्ता हो जाएगा। और अब अमेरिका अगले एस्केलेशन अगर होती है, ये जंग चलती है, तो फिर एस्केलेशन हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। वो उसमें यह है कि अमेरिका अपने फोर्सेस लाने की, लैंड फोर्सेस, आर्मीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम स्टेट्स एंड अदर डिपोज एंड अदर प्लेसेस। और इसराइल का ज्यादा तलक है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो वो एस्केलेशन न्यूक्लियर साइड पे जा सकती है। सो ऑल टोल्ड पाकिस्तान इज मेकिंग एफर्ट्स एंड राइटली सो कि ये वॉर टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, और बैक टू डिप्लोमेसी आए। जो भी डील बनती है वो तो खैर पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सीज फायर कराने में और भी ममालिक का इंटरेस्ट है, चाइना का भी इंटरेस्ट है और तुर्की का भी इंटरेस्ट है और ज़ाहिर है गल्फ स्टेट्स का इंटरेस्ट है। तो ये है। अच्छा ब्रिगेड साहब, अमेरिका और इसराइल, एक बात कंप्लीट कर लूं, अमेरिका और इसराइल के जो वॉर एम्स है उसमें भी फर्क अभी काफी क्लियर नजर आ रहा है। जैसे आपने खुद ही कहा, ट्रंप की एम है कि
तो उसकी एम्स लिमिटेड है ट्रंप की। अंग्रेजी में किसी ने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिशियन हूँ, मिलिट्री हिस्टोरियन हूँ, डिफेंस एनालिस्ट के अलावा, वो ये है कि अमेरिका वांट्स ईरान टू बेंड, यानी बेंड द नी, यानी कि घुटने टेके, वेयर इसराइल वांट्स ईरान टू बी डिस्ट्रॉयड। मतलब फर्क है दोनों में ना, दोनों एक नहीं है, एक जैसे एम नहीं है, दोनों के एम में फर्क है। सो इट इज पॉसिबल के वॉर टर्मिनेशन विच इज सूटेबल टू ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली पाकिस्तान। अच्छा बरगई साहब, मैं समझना चाहूँगा कि पाकिस्तान का यकीनी तौर पे ज़ाहिर है जंग के हक़ में तो कोई भी नहीं, लेकिन ये नुकसान की अगर हम बात कर लें, हमारे से भी ज़्यादा नुकसान अमेरिका का और इसराइल का रोज़ाना की बुनियाद पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात, ईरान ये कह रहा है कि मिडल ईस्ट से अमेरिकन निकल जाएं, क्या वंस ऑफ ऑल ये मामला हल नहीं हो जाना चाहिए? नहीं, वो ईरान के कहने से मसला नहीं ना होता। देखिए, ईरान लड़ तो सकता है, लड़ रहा है एज अ डिफेंसिव पावर, मगर ईरान इज नॉट अ ग्लोबल पावर ना। अमेरिका को मिडल ईस्ट से निकालना या यूरोप से निकालना या कहीं से निकालना, वो चीन और देखे ना, चीन और रूस ग्लोबल पावर थे, वो भी नहीं निकाल सकते अभी एक दूसरे को आसानी से। तो ईरान की जो कैपेबिलिटी है ना, वो आप समझने की कोशिश करें, मिलिट्री टर्म्स में बात समझे या जियो पोलिटिकल टर्म्स में, वो अमेरिका को मजामत देने की है, हॉर्मोज को बंद करने की है, बहादुरी से लड़ने की है, वो तो सारी काबिलियत है। लेकिन वो काबिलियत डैमेज करने की है, वहां तक तो कर रहा है वो, फिर बात जंग बढ़ जाएगी ना, एस्केलेट हो। फॉर एग्जांपल, अमेरिका निकल जाता है, इसराइल खत्म हो जाता है, तो ज़ाहिर है वो भी तो कुछ करेंगे ना। इट्स नॉट वन साइडेड के जी। अभी अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा था 24 घंटे में पाकिस्तान को फतह कर लेंगे, तो अभी उसका नतीजा हुआ है कि काबुल में और कंधार में आपके ख्याल में ब्रिगेड साहब, आपके ख्याल में देखें दो चीज़ें, पाकिस्तान अगर जितने मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उनको मोबिलाइज करके मुसलमानों के अपनी एक फ़ौज हो, अपना एक सिस्टम हो, ये खुद अपने पाँव के ऊपर खड़े हों, पाकिस्तान इसके लिए अगर रोल प्ले करे, अमेरिकन को वहाँ से माइनस किया जाए, ईरान को सपोर्ट किया जाए, हमारा ये एंगल होना चाहिए या हमारा ये होना चाहिए कि हम सारे ममालिक मिल के भी अमेरिका को कुछ नहीं कर सकते? नहीं, मैंने 2015 में ना, 10 साल पहले तकरीबन, मनामा डायलॉग होती है बहरीन में, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है, जियो पॉलिटिशियंस, ग्लोबल राइटर्स, थिंकर्स एंड ऑल दैट। तो उसका आई वाज द ओनली पाकिस्तानी इनवाइटेड देयर बिकॉज ऑफ माय वर्क्स एंड ऑल। तो वहां मैंने प्रपोज किया था, ये जो आप कह रहे हैं 10 साल पुरानी बात है, कि जी गल्फ की जो सिक्योरिटी है उसके लिए ईस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में तुर्की और वेस्ट में इजिप्ट। आप नक्शा देखें ना गल्फ का, मतलब सऊदी गल्फ, जीसीसी की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर ये जो आप कह रहे हैं ना, ये पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल इस तरीके से नहीं है कि पाकिस्तान अकेला कर ले। आप देखें ना, आपके 2 मार्ग ऑलरेडी खुले हुए हैं, अफगानिस्तान से लड़ाई चल रही है हमारी, ड्रोन अभी आप पे अटैक कर रहे हैं, कल मिसाइल मारेंगे आपको, इंडिया तो वैसे ही लड़ना चाहता है। सो हम गल्फ में हमें प्रोटेक्शन का रोल, बल्कि इस पे मैंने ही लिखा था आर्टिकल, पाकिस्तान न्यू गल्फ प्लेयर इन द गल्फ, न्यू प्लेयर इन द गल्फ, क्योंकि मैंने ग्वादर और दी ग्लोबल चेस बोर्ड किताब लिखी थी। ये सारा पाकिस्तान का बहुत रोल है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कांट डू इट अलोन और शुडंट डू इट अलोन। उसमें आप तुर्की को भी लेके आए ना, आप उसके अंदर सऊदीया को भी लेके आए, और ज़ाहिर ईरान के साथ भी बात होगी ना। तो इट हैज टू बी अ कंसेंसस बेस्ड, नॉट अ सिंगल कंट्री बेस्ड, ये मैं कह रहा हूँ आपको। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मिडल ईस्ट के ममालिक को भी रियलाइजेशन हो गई है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि सलूशन वाद यही है कि मिडल ईस्ट के सारे ममालिक मिल जाएं, टर्की और पाकिस्तान लीड करे, ईरान साथ खड़ा हो, और ये कम अज़ कम थोड़ा इज़्ज़त गैरत का मुजाहरा करके हम अपनी सिक्योरिटी तो खुद कर लें मुसलमान? देखें, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। 2 फ़र्क हैं चीज़ों के जो हम एक ही लफ्ज़ सेंटेंस में कर देते हैं। एक तरफ है हुक्मरान, ठीक, और दूसरी तरफ है अवाम। अवाम, ये बड़ी बुनियादी बात। जो बात आप कर रहे हैं वो अवाम की बात है, वो अवाम है, ज़ाहिर हम खुद अवाम, जिनको आप मुसलमान भी कहते हैं, उम्मा भी कहते हैं, एंड सच फोर्थ। मगर जब आप इन सब मुल्कों के हुक्मरानों तक जाते हैं जिनकी करप्शन, उनके मामलात, जिनकी बादशाहत, जिनकी डिक्टेटरशिप, उनके मामलात ही जुड़े हुए हैं कि वो पैसे देते हैं अमेरिका को कि यहाँ अड्डे रखो, और इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं समझता कि, और वो फिर ईरान से डरते भी हैं, चाइना से डरते भी हैं। ईरान से डरा के तो अमेरिका ने अड्डे रखे हुए थे, लेकिन अब वो सारे ममालिक को रियलाइजेशन हो गई है कि भाईजान तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सके, साडू की बचाओगे। मैं एक मुल्क जो मुसलमान मुल्क नहीं है, जो अफ्रीका का मुल्क है, उसका छोटा सा मुल्क है, उसका एग्जांपल देता हूँ, बर्किना फसाओ। वहाँ जब कप्तान ने पावर ली है और 4 और मुल्क हैं, उन्होंने फ्रांस के अड्डे का उठा के ले जाओ, और अगले ले गए वो अड्डे। ये तो आपकी
हमारा प्रॉब्लम ये है, मैं इसी बेल्ट की बात कर रहा हूँ कि सदाम वॉज अ नेशनलिस्ट लीडर एंड देन ही बिकेम अ डिक्टेटर, कदाफी वॉज अ नेशनलिस्ट लीडर एंड देन ही बिकेम अ डिक्टेटर, हफीज़ अल असद वॉज अ नेशनलिस्ट लीडर देन ही बिकेम अ डिक्टेटर। जब आप नेशनलिस्ट लीडर्स कौम के पीछे खड़ी थी, अब हो गया, उसके बाद जब आप डिक्टेटर हुए तो सारे मुल्कों में वो जिसको वेलवेट रेवोल्यूशन क्या कहा गया, अमेरिका ने करा के उड़ा दिए सारे के सारे। इन दैट कॉन्टेक्स्ट यहाँ भी मुसद्दिक को जब हटाया और शाह को लाए और शाह को हटाया तो khomeini को ले आए, और इसको भी अमेरिका ने सपोर्ट किया जब तक उसने अमेरिकन एम्बेसी पे हमला नहीं कर दिया। सो द प्रॉब्लम जो है वो उम्मा की जो हम बात करते हैं कि इनके अपने नेशनल इंटरेस्ट एक दूसरे के खिलाफ। सबसे ज़्यादा करीब इज़राइल के जॉर्डन खड़ा है, जो मुआहदा इजिप्ट ने किया हुआ है, मार खाई हुई है ना इन दोनों मुल्कों ने 67 की वॉर में। सीरिया का इलाका और इजिप्ट का इलाका उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। ये तो बहुत दूर है ईरान, यहाँ तो सिर्फ वो उस रजीम, इनका ख्याल था कि बादशाह के बेटे को ले आएंगे, और ऐसे लोग हमारे मुल्क में भी हैं, सब जगह भी हैं, रूस में भी होंगे, चीन में, जो समझते हैं कि कैपिटलिज्म जो है। बट द पॉइंट इज़ कि आपको जब तक ये नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एंटी इम्पीरियलिज्म की फिर से नहीं होंगी, ये मसला हल नहीं होगा, मसला हल ही नहीं होगा। अकेलों के पास मीडिया भी है, पैसे भी हैं, कवर्ट ऑपरेशंस भी हैं, फौजें भी हैं, और हर किस्म का सिनारियो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आरिफ शोई साहब, ये जिस तरफ इशारा डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। रशिया मर्ज कर रहा है दोबारा एक पावर के तौर पे, चीन उसके साथ है, और शायद वो ये समझ रहे हैं कि दिस इज़ द फाइनल एंड आइडियल एक मौका है उनके लिए कि वो अब अमेरिका को पूरी तरह से उसके पेच कस दें, उसकी तबीयत साफ़ कर दें, और यहाँ से वो निकल भी जाए, आयल पे कब्ज़ा भी उनका ख़त्म हो जाए। आप समझते हैं ये पॉसिबल है? मिडल ईस्ट के ममालिक को तो काफ़ी एहसास हो गया, पाकिस्तान भी इसमें एक रोल प्ले कर रहा है। पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ईरान को अरब कंट्रीज़ के साथ लड़ने से बचाया, जैसे वो पहले लड़ते थे, और यहूदी इस पर नाकाम हुआ अपनी साजिश में। राज साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में लेने के लिए। सर चाहते ये है कि इस वक्त ईरान जो है उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उस आवाम के अंदर एक जज्बा हुब्बुल वतनी है। उसकी एक मिसाल आपको ये मिलेगी। आपको आवाज आ रही मेरी? सर आ रही, बिल्कुल आ रही। हाँ जी, एक ये मिलेगी कि अभी ताज़ा तरीन मिसाल है कि ईरान फुटबॉल वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम जो है वो गई है ऑस्ट्रेलिया। वहाँ मौका मिला है 3 लोगों को, जिसमें 2 प्लेयर थे और एक दरमियान में डिस्ट्रप्शन हो रही है बार बार। नहीं ठीक है, आ रही। जब वो वहाँ गई है टीम और उन्होंने कहा कि जी आप लोग आपको पॉलिटिकल असाइलम देते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह जाएं, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं और पॉलिटिकल असाइलम आप डिजर्व करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने मुल्क के अंदर जाकर रहेंगे। ख़वातीन थी और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हम छोड़ेंगे नहीं अपना ईरान को, चाहे वहाँ जंग है। तो ये वो जज्बा है जो उस कौम को इकट्ठा जिससे रखा हुआ है, और जिस वजह से आप इवन जो अपोजिशन थी वो भी अगर इतने पैट्रियट्स है कि वो आपस में इस मामले पर इत्तेहाद है उनका, और वो जो बार बार कोशिश करता है कि जनाब आप धरती पे आ जाएं और आकर जनाब इनके खिलाफ बगावत का ऐलान कर दें, वो सड़कों पे जरूर आएंगे, लेकिन अपने कौम के साथ खड़े होने के लिए, अपनी अफवाज के साथ और अपने मुल्क के साथ खड़े होने के लिए वो आ रहे हैं। ये बात है जिसकी दौर है उसने उन्हें बहुत बड़ी फतह दी है। अब दूसरी तरफ आपसे मैं अर्ज करता हूँ, जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इसमें बड़ा वजन है। यानी वो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें अपने वजन से खुद गिर जाती हैं। अमेरिका जो है वो अपने वजन से गिर रहा है, और ये पहली दफा नहीं हो रहा। इससे पहले एग्जैक्टली यही सूरत बरतानिया की बतौर इंपीरियल स्टेट की थी, और बरतानिया को भी ये जोम हो गया था
कि पूरी दुनिया उसके हुक्म से चलती है, और यही वजह थी कि जो भी किसी ने अगर बताने की कोशिश भी की तो उसकी बात को किसी ने नहीं सुना, और जंगों पे जंगें करते रहे, और बेलाखिर आपने देखा कि वो अपनी सुकड़ के रह गया सिर्फ एक खास खिते तक। तो अमेरिका के साथ भी एग्जैक्ट तारीख तो दोहराती भी है अपने आप को और आगे चलाती भी है। यानी अमेरिका के साथ भी यही सूरत हाल है कि यहाँ ताकत के नशे में, ये को आज ही शुरू हुआ, ये सदी एक का किस्सा है, जब से हर जगह मुदाखलत करना इनका अपना फर्ज है। इन्होंने इतनी जंगें लड़ी हैं और इतने लोगों को मारा है जिसकी कोई दुनिया में शायद और मिसाल ना मिलती हो। आखिर में एक ऐसा उन्हें मिल गया प्रेसिडेंट जिसके इर्द गिर्द जो खुद, जिसके लिए आपको याद होगा कि जो पार्लियामेंट का स्पीकर था जब इजराइल का, वहां जब इसने जाके एड्रेस किया है तो स्पीकर ने कहा कि इसके मुंह के साथ मुंह लगा के कि वी हैव फर्स्ट जूइश प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसका जवाब था ओह यस आई लव इजराइल। तो और इसका दामाद कुशनर जो है वो यहूदी है, इसके बच्चे यानी जो आगे पोते पोतियां हैं वो यहूदी हैं, और इसके इर्द गिर्द सारा माहौल यहूदी, और खास तौर पे जो जिसके सेक्रेटरी डिफेंस, और वो सेक्रेटरी डिफेंस की बजाय सेक्रेटरी वॉर कहलाता है, वो ऐसा शख्स है कि जिसके बारे में तारीखी तौर पर अब आपका प्रोग्राम जो है वो उसकी इतनी बसात नहीं है कि उसमें ये सारी बातें उसके बारे में बयान की जाए। सारे वो सारे यहूदी लॉबी के लोग हैं जिनके ख्वाब हैं, यानी उसके ख्वाब के बारे में बताया जा रहा था कि उसकी ये ख्वाब है कि अक्सा जो है वहाँ, यानी अक्सा को गिराकर वहाँ बने, यानी टेम्पल बने। तो आप अंदाजा मस्जिद अक्सा, और ये वो बात है कि जो अभी उन्होंने जंग को कोशिश भी की कि अगर से यूनिलैटरल शुरू की, लेकिन उसमें काफी हद तक उन्होंने इसे बंद देने की कोशिश की कि आप यसू मसीह आ रहे हैं, दुनिया फना हो रही है और यसू मसीह की वापसी है। मतलब हर वो टैक्टिक जो वो इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने किया, कर चुके। और आखिरी जो की जा रही है वो ये है, और शायद ये बिल्कुल तो उनके लिए भी मोर सुसाइडल हो कि अगर खुदा न खास्ता उन्होंने मस्जिद अक्सा पर कोई इस तरह की कार्रवाई की। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक आपकी वो बात है, इन रियासतों का रोल इन्हें समझ लग जानी चाहिए, और मेरा ख्याल समझ लग गई है कि जिससे हम दफा की तवक्को करते थे वो वो अपना दिफा नहीं कर सकता, हमारा दिफा क्या करेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं ताकत का तवाज़ुन तो 100, मैं एक लम्हे में बात करता हूँ, यानी ताकत का तवाज़ुन तो बिल्कुल बदल रहा है। यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका रशिया है, उसके बाद चाइना है। चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा इस जंग की वजह से, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इन्हें जो एक्सेस हैं वो बदलने होंगे। और ये बात यकीनन हमारे जो दोस्त फरमा रहे थे डॉक्टर साहब कि इसमें हुक्मरानों का और अवाम का रवैया डिफरेंट है। अवाम आपके जो है बहरीन के अंदर जब वो जहाज इनका मारा जा रहा था अमेरिकन, वो अवाम नारे लगा रहे थे। ऐसे ही है, बिल्कुल चेसा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब अमेरिका के गुरूर और तकब्बर का मेरा ख्याल है कि डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि कम अज़ कम अल्लाह की एक ज़ात भी है। इंसान तो बड़ी प्लानिंग करता है लेकिन अल्लाह की ज़ात भी है। हम वेलकम करते हैं जी डैड साहब, अहमद हसैन डैड साहब है नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक एमएनए हैं, उनको भी प्रोग्राम में, और मंदोखेल साहब, अब्दुल मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। मंदोखेल साहब, आपके ख्याल में अब जो सिचुएशन है, कोई क्लैरिटी आई है? लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो आपने कहा कि समझ नहीं आ रही ईरान क्या कर रहा है, अरब कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको रेस्क्यू कर रहा है। तो मंदोखेल साहब, आपको क्लैरिटी आई है कौन कहाँ खड़ा है? नहीं, अभी भी नहीं है, एक पजल सा है सर। और मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया, एक मरतबा फिर आपके सामने कहता हूँ, हम ईरान के दोस्त, ईरान के दुश्मन इजराइल, हम इजराइल के दोस्त दुश्मन इजराइल, अमेरिका के दोस्त हम, अमेरिका के दोस्त अमेरिका, हिंदुस्तान के दोस्त हम, हिंदुस्तान के दुश्मन हिंदुस्तान, अफगानिस्तान के दोस्त हम, अफगानिस्तान के दुश्मन अफगानिस्तान, चाइना के दोस्त हम, चाइना के दोस्त, पता नहीं हम कहाँ खड़े हुए। और हिंदुस्तान इजराइल का भी दोस्त, हिंदुस्तान अमेरिका का भी दोस्त और हमारा दुश्मन।
ये सारी पजल आपके सामने है। हमारी सर्वाइवल इस बात पे है सर कि अल्लाह करे कि ईरान इसी तरह तकड़ा रहे, ईरान इसी तरह जो ना वो जवाबी वार करता रहे और शायद अमेरिका घुटने टेक जाए। नहीं तो अगली मर्तबा इजराइल, अमेरिका और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान ने सब ने मिलकर हम पर वार करनी है। ये तो नौशता दीवार मुझे नजर आ रहा है। बात बड़ी आपने बहुत ही खौफनाक और बड़ी हकीकत पे मबनी बात की है कि वो होता है कि जिस तरह की हमारी, आपको पता है ना, वो डिप्लोमेसी होती है, ज़ाहिर है कभी ना कभी वो समझ आ जाती है। अब ट्रम्प साहब जो तारीफ़ें कर रहे थे बहुत ज़्यादा, वो भी एहतियात कर रहे हैं और कोई पता नहीं किसी वक्त वो क्या कह दें। और ये आपके ख्याल में ये जंग प्रोलॉन्ग हो तो इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा है, मिडिल ईस्ट के मालिक को फ़ायदा है, अमेरिका एक्सपोज होगा, वीक होगा, इसराइल वीक होगा और जान छूट जाएगी? देखिए, मैं आपको माजी का हवाला दे दूं। मुझे एक डिफेंस एनालिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह करे कि अफगानिस्तान जो है ना 1.5 साल ये जंग खींचे। जब 1.5 साल खींचेगा तो अमेरिका ऑटोमेटिकली भागेगा। और बिल्कुल उनकी वो बात दुरुस्त साबित हुई है कि जब अफगानिस्तान ने ईरान को अमेरिका को टफ टाइम दिया है तो अमेरिका भागने में मजबूर हो गया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज भी मैं ये कहूंगा कि अगर ईरान ने टफ टाइम दिया है या थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया है, जारी बात है उस वक्त मुझे याद है मुल्ला उमर अफगानिस्तान ने कहा था कि अमेरिका 4 करोड़ का जो है ना एक मिसाइल फेंकते हैं, 4 करोड़ का पूरा अफगानिस्तान में कोई बिल्डिंग ही नहीं है। और इसी तरह ईरान के अंदर मेरे ख्याल में कोई बिल्डिंग अभी रही नहीं है, कोई जगह रही नहीं है। खुद ट्रम्प भी ये कहता है कि हमने हर जगह आदाब कर लिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बड़ा एक खुशाइन बात है कि अल्लाह करे ईरान जो ना वो इस जंग को थोड़ा सा और बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग कर दे। और मुझे 100% यकीन है कि अमेरिका जो है ना वो इस वजह से भी भागेगा कि इनके अमेरिकन को, जो अमेरिकन लोग है, अवाम है, हमारे बहुत सारे दोस्त अमेरिका में हैं, मैं भी अमेरिका में की चपा से वाकिफ हूँ, वो 1 टका देने को तैयार नहीं है। वो जो अमेरिकन हुकूमत पैसा खर्च करती है हमारी तरह नहीं है कि 11 अरब की जहाज अड़ब कर लिए, खरीद लिए, 10 अरब को पूरे पियाइए बेचती है। वहां की आवाम तो बाकायदा पूरे हिसाब लेती है, पूरे पूछती है कि बाबा जो मैं टैक्स दे रहा हूँ आप सही खर्च क्यों नहीं करे हो। और वहां जो अभी जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और उसमें सारे सवाल होंगे। ट्रम्प इस चीज पे परेशान है कि अगर हमने ये जंग हार गया तो मैं कहता हूँ रिपब्लिकन जो है ना वो हमेशा के लिए मुंह काला हो जाएगा अमेरिका में। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ईरान थोड़ा सा और हिम्मत कर रहे, जो मुझे नजर आ रहा है कि हिम्मत कर रहे हो, पूरे कौम यकजा है और वो इनको टफ टाइम दे इजराइल और अमेरिका को। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि, और फिर मैं ये भी साथ साथ कहूंगा, हर मर्तबा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान चूंकि एटमी सुपर पावर है इस्लामी दुनिया का, पाकिस्तान का एक रोल बनता है कि वो मिडिल ईस्ट में अपना एक रोल अदा कर ले और हमेशा के लिए इस खिते में अपने आप को हीरो साबित कर ले। और यकीनन पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान को शिकस्त दे के और पूरा इस ईस्ट में उन्होंने अपना एक नाम कर दिए, तो मैं ये कहूंगा कि इस्लामी दुनिया को यकजा करने के लिए जिस तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस्लामी दुनिया को यकजा की है और पहली कॉन्फ्रेंस की है इस्लामी दुनिया का, तो मैं यकीन से कहता हूं कि फील्ड मार्शल साहब अगर किरदार अदा करें, शहबाज शरीफ की बेचारे की कोई औकात नहीं है, वो तो इसी तनख्वाह पे काम करता रहेगा। वो तो मैं तो कहूंगा मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से कि शहबाज शरीफ साहब से कह दे कि आप कह दे ना वो कि हमने जो ट्रम्प को नोबेल इनाम देने के लिए प्रपोज किया था हम वापस लेते हैं, ये नोबेल इनाम के लायक नहीं है, ये कातिल है मुसलमानों का, ये कातिल है हिंदुस्तान, ये कर देंगे तो हीरो बन जाएंगे, ये तो कातिल है पाकिस्तान, ये तो कर देना चाहिए। जो हमले हुए, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हिम्मत करे शहबाज शरीफ, वो जो उसने ट्रम्प को ताबी दी थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, तो वो वापस ले ले। आई एग्री विद यू। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।